हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एड्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एड्स क्या होता है और किस टाइप की डिसीज़ है। इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ तक कि इसकी प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग में जाके उनकी होस्ट सेल जो होती हैं उसमें जाके उसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं और किस किस टाइप से ये अलग अलग टाइप की बीमारियाँ फैलाते हैं और कैसे इससे बचा जा सके। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका नाम ऐसा क्यों है, तो जैसे यहाँ पे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। एड्स एक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पर जो इम्यूनो डिफिशियंसी उसको हम बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। एक चीज़ तो हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें बाहर से जो पर्टिकुलर कोई भी बीमारी अगर हमें इन्फेक्ट कर रही है या अंदर से कर रही है तो उससे हमें बचाने के लिए वो सिस्टम काम करता है। अब हमें बचना है तो हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि डिफिशियंसी इम्यून सिस्टम की लड़ने की ताकत को कम कर देगा। उसको बहुत मतलब उसकी तरीके जो है काम करने का उसको बिल्कुल कम कर देगा। उसके अलग अलग टाइप से, जैसे कि अगर इसकी बात करें एक्वायर्ड, तो ये वाली जो इम्यून सिस्टम की जो डिफिशियंसी होती है, ये वाला जो वायरस लगता है इसको मिलता है, एक्वायर्ड होता है, बाहर से मिलता है। यानी कि बॉडी अंदर से क्रिएट नहीं होता है, ये बाहर से इसको प्राप्त होता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है मिलना, टुगेदर मीट, एक साथ मिलते हैं, मतलब बाहर से पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाके इंजेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक्वायर्ड हो गए हैं एक टाइप से। अब सिंड्रोम का यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि सिंड्रोम एक ऐसा सिम्टम्स ऑफ ग्रुप बोलते हैं जिसमें अलग अलग सिम्टम्स हमें दिखने को मिलते हैं। कभी उसको फीवर हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, तो ये अलग अलग जो सिम्टम्स हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो ये था इसका नाम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम है। एक्वायर्ड का मतलब ये वाला जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है इसको प्राप्त हुए हैं, HIV एड्स इसको मिला है, और सिंड्रोम इसका मतलब होता है अलग अलग सिम्टम्स हमें दिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो एड्स है ये एक टाइप की वायरल डिसीज़ है और एक फैटल डिसीज़ है, यानी बहुत घातक है। और ये किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एड्स और HIV क्या है। एड्स बीमारी का नाम है और इस बीमारी को कॉज करने वाली जो वायरस है उसका नाम है HIV, जिसका नाम है ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वापस इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में रेट्रो वायरस के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब रेट्रो वायरस क्या है, तो मैं वापस वन बाय वन बताता हूँ। जैसे ये है एड्स को कॉज करने वाला वायरस जिसका नाम है रेट्रो वायरस, ये है रेट्रो वायरस। तो ऐसे नंबर ऑफ रेट्रो वायरस, ग्रुप ऑफ रेट्रो वायरस इज कॉल्ड HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेट्रो वायरस ग्रुप मिलके ही HIV फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं और वही टाइप का एक HIV वायरस होता है और वो क्या करता है? एड्स की बीमारी करता है। और एड्स केस क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड होगा ये वाला वायरस, इसको प्राप्त होगा किसी पर्टिकुलर होस्ट को। इम्यूनो डिफिशियंसी यानी कि उसके इम्यून सिस्टम में कमी होगी काम करने की, और सिंड्रोम का मतलब होता है अलग अलग सिम्टम्स उसमें दिखेंगे। तो यही एक कॉन्सेप्ट था इसका। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रो वायरस की। रेट्रो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जैसे सबसे पहले तो इसका एक लेयर रहेगी इसको कोट करने वाली। अब यहाँ पर ये एक प्रोटीन की लेयर होगी और इस प्रोटीन की लेयर के आउटसाइड में एक इन्वेलप होगा। इन्वेलप मतलब इसको पूरा बाउंड्री बाहर से प्रोटेक्ट करने वाली एक लेयर होगी, और वो काय की होती है बनी हुई? वो होती है लिपोप्रोटीन की। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये लिपोप्रोटीन क्या है। तो लिपो का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन यानी प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक इन्वेलप भी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके जो सेंटर पोजीशन रहती है, यानी इसके अंदर इस कैप्सिड की प्रोटीन लेयर, ये इसको हम कैप्सिड की प्रोटीन लेयर कहते हैं। अलग अलग टाइप की कैप्सिड्स प्रेजेंट रहती है, इस वजह से इसको कैप्सिड की प्रोटीन लेयर कहते हैं।
अभी डायग्राम तो आप जैसे आप बना लीजिएगा, इसको मैं समझाने के लिए अपने हिसाब से इसको डायग्राम को मैं बना रहा हूँ। तो ये कैप्सिड की एक प्रोटीन लेयर है। अभी कैप्सिड की प्रोटीन के लेयर के अंदर जो सेंटर पोजीशन में, वहाँ पर आपको दो अलग अलग आरएनए मिलेंगे जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, एक ही स्ट्रैंड रहता है इनका आरएनए का, और आरएनए का तो एक ही स्ट्रैंड होता है वैसे। तो आरएनए और एक ही आरएनए दोनों आइडेंटिकल होते हैं, और इनके पास इस इन्वेलप के अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ इसकी डिटेल की। तो यहाँ पर ये तो है जीनोम, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है। आउटर लेयर में जो है कैप्सिड की लेयर बनी हुई है, और उसके आउटर लेयर में हमें क्या मिल रहा है, एक इन्वेलप मिल रहा है जो क्या कर रहा है, इस कैप्सिड की प्रोटीन लेयर को कवर कर रहा है आउटर सराउंडिंग से। अब यहाँ पर इन जीनोम के अंदर यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ और भी अलग अलग टाइप के एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे उसकी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कोर हैज़ 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं, जीनोम है। एंजाइम भी इसके अंदर होते हैं, जिसमें जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, दूसरा होता है प्रोटीएज, इंटीग्रेज। तो ये अलग अलग टाइप के इसमें एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ समझना है वो ये है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है एंजाइम? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्टेज बता देता हूँ कि ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, जैसे कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए को ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो आरएनए में चेंज करता है। और आरएनए जैसे हमारी बॉडी में भी सेल में डीएनए का पहले ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए बनाएगा, और आरएनए बनने के बाद राइबोसोम फैक्ट्री में जाके वहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। यही कॉन्सेप्ट रहता है। अब लेकिन यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम से समझ में आ रहा है कि उल्टा होना है, कि जहाँ पर ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये वाले, इसको डीएनए बनाने का काम होगा तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करेगा। और ये एंजाइम इनके वायरस के अंदर भी रहते हैं। अब देखते हैं, वन बाय वन समझेंगे एक एक स्टेप। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी डिटेल दे रखी है तो मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ। तो ये एंजाइम है यहाँ पे, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी है। अब इसका जो इन्वेलप अभी जैसे बताया कि लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि ये जो वायरस है क्या करता है, ये सिर्फ इतना काम करता है, हेल्पर जो टी सेल होती है, जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है, और एकदम एक सेंसिटिविटी बनाने के लिए सबसे पहले टी सेल एक्टिवेट होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से। इस बॉक्स में, आप इस बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। जैसे पर्टिकुलर अगर एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग मान लेते हैं, ह्यूमन बींग को अगर किसी आउटर साइड से किसी वायरस ने इफेक्ट किया, क्या करा, ये इसको इन्फेक्ट करा और इस पर इफेक्ट पड़ा, और जिससे क्या होता है, जैसे ये वायरस के अंदर बॉडी में एंटर करेगा, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, हेल्पर टी सेल को प्रोड्यूस करेगा। और हेल्पर टी सेल क्या करेगी, बी सेल यानी कि वही बी लिम्फोसाइट्स को जाके एक्टिवेट करेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बी सेल एक ऐसी सेल है जो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है। एक ऑर्गेनिज्म है यानी ह्यूमन बीइंग है, जिसको एक वायरस ने इन्फेक्ट किया, तब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर हेल्पर टी सेल को प्रोड्यूस करेगा। हेल्पर टी सेल जाके एक बी सेल को एक्टिवेट करेगी, सेंसिटिविटी रहती है इसकी, और जैसे स्टिमुली मिलेगी बी सेल एक्टिवेट होगी और वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करेगी। यानी कि वायरस एक टाइप का एंटीजन हुआ, और एंटीबॉडी एक टाइप का उस एंटीजन को ख़त्म करने वाला प्रोटीन हुआ। यानी एंटीबॉडी एक टाइप का ऐसा प्रोटीन होता है जो क्या करता है, एंटीजन को ख़त्म करता है। अब एंटीजन कन्फ्यूज मत होइएगा, एंटीजन यानी कि वायरस से जो बीमारी फैलती है, जिन पार्टिकल्स की वजह से हमारे बॉडी में बीमारी फैलती हैं, उन्हीं पार्टिकल को एंटीजन कहा जाता है। और ऐसे पार्टिकल जिनकी वजह से वो एंटीजन ख़त्म होते हैं, जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती हैं, उनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होगी हमारी बॉडी में। तो ये फंडा आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसकी प्रोसेसिंग की बात करता हूँ कि पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म में अगर ये जाता है तो किस टाइप से रिएक्ट करता है। सबसे पहले एंटर
इनटू द सेल, और वो सेल कौन सी होगी? नॉर्मल सेल होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई पर्टिकुलर सेल होगी। ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, हम जितनी बात कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी जो सेल है उसको क्या करेगा? टारगेट करेगा, और टारगेट करने के बाद उसके अंदर एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद वो अपने आपके जो आरएनए जीनोम है उसको रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज। लेकिन रेप्लिकेट करने से पहले यहाँ पर वो जो एक एंजाइम होता है जो उसके पास होता है, जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैं यहाँ आरटी लिख देता हूँ, आरटीई लिख देता हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? आरएनए को, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा, और जैसे ही डीएनए बनाएगा तो यहाँ पर मतलब एक वायरल डीएनए की फॉर्मेशन होगी। वायरल डीएनए क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को कॉज कर रहा है, जो हमारे बॉडी में किसी पर्टिकुलर जो इम्यून सिस्टम है या फिर आरबीसी हैं, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए काम आती हैं, उनको ख़त्म करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, उनके नंबर ऑफ क्वांटिटी को कम करेगा। तो ये एक टाइप का क्या हुआ? वायरल डीएनए हो गया, इन्फेक्टेड डीएनए हो गया। अब ये वायरल डीएनए क्या होगा? इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट सेल के डीएनए को। अब यहाँ पे मैं एक अच्छे से एग्जांपल के तौर पे इधर समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप, जो वायरल डीएनए है ये तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम है, जैसे कि सेल जो है ये ह्यूमन बीइंग का है। ह्यूमन बीइंग का एक सेल ले लेते हैं। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है सेंटर पोजीशन में, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। किसका डीएनए? ह्यूमन बीइंग का। अब यहाँ पर वायरल डीएनए भी है, और वायरल डीएनए क्या करेगा? ह्यूमन डीएनए को इनकॉर्पोरेट करेगा, अटैक करेगा, और उसके बाद इस सेल का यूज़ वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, यानी इस सेल का यूज़ एज अ मशीनरी करेगा, वो मशीनरी के हिसाब से करेगा, एक टाइप की मशीन बन जाएगी उसके लिए। और वो क्या करेगा? इस सेल का यूज़ करते हुए वायरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। वायरल पार्टिकल क्या होते हैं? वायरल पार्टिकल वायरस के अलग अलग जो उसके और डीएनए हैं, उसके और आरएनए हैं, उसके ऐसे प्रोटीन जो आगे जाके उसके अलग अलग हमारी बॉडी में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि ऑर्गन हैं, सेल हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और भी जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले लीवर में बहुत सारी जो हैं वायरस जाते हैं, वहाँ जाके पहले वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद वापस ब्लड में जाते हैं, ब्लड में जाने के बाद आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी लेयर को, उनके ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप की कॉन्सेप्ट हैं। तो वो वायरल पार्टिकल जो किसके हैं? वो वायरस के ही पार्टिकल हैं। तो आप ये समझे कि यहाँ पर जो वायरल पार्टिकल हैं वो वायरस ही हैं, और वो वायरस क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। अब बात करते हैं कि वायरस पार्टिकल जो था वो क्या हुआ? HIV फैक्टर को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे HIV फैक्टर को, फैक्टर यहाँ पे कौन इंडिकेट कर रहा है? मतलब ये वायरस जो है पार्टिकल बने, ये वायरस के पार्टिकल बनने के बाद HIV फैक्टर है, यानी एक टाइप का HIV फैक्टर है। अब HIV क्या करेगा? टी सेल्स को, जो हेल्पर टी सेल होती है, अभी जस्ट मैंने अभी इससे पहले बताया था कि हमारी हेल्पर टी सेल क्या होती है? बी सेल को जाके एक्टिवेट करती है, और बी सेल जाके फिर एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब जब तक हमारी जो हेल्पर टी सेल है वो एक्टिवेट नहीं होगी, तब तक वो बी सेल एक्टिवेट नहीं होगी। तो हेल्पर टी सेल को ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको अटैक करके डिस्ट्रॉय करते हैं। अब उससे क्या होगा? ये जो टाइमिंग चलता है, जो है हेल्पर टी सेल का डिस्ट्रॉय होता है, तो तब उसमें क्या होता है? एक पेशेंट जो है, यानी एक पर्सन जो है, वो क्या करेगा? सफ़र करेगा फीवर से, डायरिया से, और उसका वेट लॉस भी होगा। तो ये कुछ अलग सिम्टम्स भी हैं। इसमें हम पता भी कर सकते हैं, अगर वो स्टेज प्राइमरीली हुई, उसकी प्राइमरी स्टेज है एड्स की, तो हम पता कर सकते हैं इन अलग अलग कॉन्सेप्ट को, सिम्टम्स को देखते हुए। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हेल्पर नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल का क्या हुआ? डिस्ट्रॉय होने लग गया है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। टी सेल को हम टी लिम्फोसाइट्स भी कहेंगे। अब क्या है यहाँ पर? पर्सन जब भी उसके पास इस टाइप की नंबर ऑफ सेल जो हैं, टी सेल जो हैं, वो कम हो गई हैं, तब वो क्या करेगा? अलग अलग इन्फेक्शन से वो सफरिंग करने लग जाएगा। छोटे छोटे इन्फेक्शन उसको बीमारी पैदा करेंगे उसकी बॉडी में। अब वो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, यानी कि एंटीबॉडी रिलीज़ नहीं होगी, तब तक वो जाके मतलब वहाँ पे एक छोटे छोटे इन्फेक्शन से बड़े बड़े बीमारियाँ उसके अंदर होने लग जाएगी। व्हेन पेशेंट बिकम्स सो
इम्यूनो डिफिशियंसी, सो मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि इम्यून की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से शी और ही, कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, अनएबल टू प्रोटेक्ट, यानी कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के सेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में उसकी बॉडी सक्षम नहीं रहेगी। तो यही एक टाइप की बहुत बड़ी बीमारी होती है। अगर उसका इम्यून सिस्टम ही किसी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने में उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है तो फिर ऐसे इम्यून सिस्टम का क्या काम। तो यहाँ पर ये एक टाइप की डिसीज़ है जो 20 लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट नहीं होने देती, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो है, टी सेल जो है, वो हेल्पर टी सेल क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं। सपोज ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग को है, तो ये ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग तक कैसे जाएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये अलग अलग 4 तरीके से जा सकता है। सेक्सुअल मोड, अगर इन दोनों में कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्शन हो तो उसकी वजह से ये यहाँ से एड्स जो है दूसरे बॉडी में जा सकता है। पेरेंटल रूट हो सकता है, मान लेते हैं अगर इस वो डोनर है एक टाइप का और इसको खून की ज़रूरत थी तो इसने इसको डोनेट कर दिया ब्लड, तो वो ब्लड अगर अपन ने चेक नहीं किया, अगर इसको एड्स है तो वो ब्लड के साथ वो एड्स दूसरी बॉडी में भी जा सकता है, ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसप्लांटेशन जो है एक ऐसा रूट है जिसके अंदर, जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक मदर है, ये मदर है और ये मदर क्या है, एड्स से इफेक्ट है, तो इसके जो स्टमक में उसके मतलब अलग अलग टाइप की जो वायरसेस हैं उसके स्टमक में, क्या उसकी पूरी बॉडी में जो वायरस हैं, अब वो पूरी बॉडी में है, तो उसका अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो उसकी जो प्लेसेंटा लेयर होती है, रूट जो होता है, उससे भी उसके भी थ्रू चांसेस रहते हैं कि जो नया बॉर्न बच्चा होगा उसमें भी एक एड्स की बीमारी हो सकती है, यानी कि ये प्लेसेंटा के थ्रू भी जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके के रूट हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो है इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज़ करना। अगर एक मरीज है, एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में गया है और वो इन्फेक्टेड है और उसका चेकअप चल रहा है और उसको जो नीडल लगाई गई है, जो उसको सुई लगाई गई है उसके चेकअप के लिए जो भी करवाया गया, वही सुई अगर किसी दूसरे नॉर्मल पेशेंट को लगा दी तो ये एड्स उसको भी इन्फेक्ट करेगा। जैसे बहुत सारे ड्रग हिबिटर भी होते हैं जो डायरेक्ट इंजेक्शन नीडल्स का यूज़ करके ड्रग्स लेते हैं। अगर वही ड्रग्स लेने वाले ग्रुप में अगर ले रहे हैं तो एक बंदे को एड्स है तो वो सबको हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही सुई का यूज़ किया गया तो ये थे ट्रांसमिशन के अलग अलग फैक्टर। अब बात करते हैं यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन को। मैंने इस टॉपिक में मिसकॉन्सेप्शन को भी ऐड इसलिए किया है क्योंकि एड्स इतनी खतरनाक और भयानक बीमारी के बारे में लोग तो अलग अलग बातें करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। अब जो पेशेंट है अगर उसके बारे में उनको पता ही नहीं है कि ये जो बीमारी है वो किन किन तरीके से फैलती है, किन तरीके से नहीं फैलती है, तो वो ज़बरदस्ती उस बंदे से दूर रहेंगे, ना उसकी ढंग से मतलब उसकी क्योर करेंगे, ना उसको थोड़ी देखभाल करेंगे ढंग से। तो बात करते हैं कॉन्सेप्शन, कौन से ऐसे मिसकॉन्सेप्शन हैं जो लोगों को गलत धारणाएं बना के बैठे हैं। जैसे कि एड्स डू नॉट स्प्रेड, एड्स नहीं फैलेगा। अगर आप किसी एड्स वाले पर्सन को टच करते हैं तो नहीं फैलता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट, नॉर्मली अगर आप हगिंग कर रहे हैं, किसिंग कर रहे हैं, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी वो एड्स नहीं फैलेगा। नहीं किसी प्रकार की, अगर आप खाना खा रहे हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं खाना, तो भी वो आपको क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर आप शेकिंग कर रहे हैं हैंड्स को, यानी हाथों को मिला रहे हैं, तो भी नहीं करेगा। मॉस्किटो अगर बाइट कर रहे हैं, खा रहे हैं मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, तो ये मॉस्किटो से भी नहीं फैलता है एड्स। कफिंग, खांस रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो इनसे नहीं फैलेगा एड्स। तो आप बिना किसी दबाव में और बिना किसी गलत धारणा के साथ आप आराम से एक नॉर्मली एड्स जो पर्सन होता है उसका चेकअप करवाओ, उसके साथ रहो, क्योंकि उसको अभी इस बीमारी में सहानुभूति की ज़रूरत होती है। अगर अभी इसी मिसकॉन्सेप्शन को लेके आप चलेंगे तो वो अंदर से ही जो इसका विश्वास है, उसका आत्मविश्वास है, वो खुद ही टूट जाएगा। तो सबसे पहले अगर उसका आत्मविश्वास ही टूट गया तो फिर बाद में तो जो दवाइयाँ हैं वो अपने लेवल पे भी काम करेगी, वो हर जगह तो काम नहीं करेगी। आत्मविश्वास का भी एक अपना रोल होता है एक बीमारी को सही करने का। तो ये कुछ कॉन्सेप्शन थे जिनको हमें पढ़ना था, समझना था, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ऐसे ही चेकअप करना है कि हमें पता चल जाए कि HIV पर्टिकुलर किसी ह्यूमन में है या नहीं। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो होता है एलिसा, दूसरा होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट और एलिसा क्या होता है, तो एलिसा का पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसमें अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्शन हैं और जिसमें मतलब एक हम अलग अलग टाइप से, जैसे कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी भी चेक कर सकते हैं, इसमें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी चेक कर सकते हैं, थायराइड अगर किसी पर्सन को है तो वो भी चेक कर सकते हैं इस एलिसा वाली मेथड से, हम हेपेटाइटिस चेक कर सकते हैं, एड्स की जो HIV इन्फेक्शन होता है उसको भी हम चेक कर सकते हैं एलिसा में। अगर आपको एलिसा के ऊपर भी एक बिल्कुल अच्छी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस पर भी एक पूरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में इस पर अच्छे से अच्छे लाइक्स भी देना है और आप मुझे अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक आ रहे हैं तो बिल्कुल फिर मैं एलिसा के ऊपर भी एक नया वीडियो लेके आऊँगा कि किस टाइप की ट्रीटमेंट होती है और कैसे पता करते हैं अलग अलग इन्फेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कन्फर्मेंट्री टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं, हम करते हैं डिटेक्ट यानी पहचान करते हैं एंटीबॉडीज़ की। अब कहाँ से करेंगे, वो पेशेंट के जो सीरम होता है उसमें चेक करेंगे, पेशेंट का सीरम लेंगे, उसके अंदर जाके उसको हम अच्छे से मैग्नीफाइंग करके माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक चीज़ से, केमिकल एक्टिविटी से, अलग अलग तरीके से हम उसमें चेक करेंगे कि किसी प्रकार की हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है या नहीं। अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है और वो एड्स के रिलेटेड HIV से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ हैं तो आप समझ जाइए कि वो जो बंदा है, वो जो पेशेंट है, वो HIV से इन्फेक्ट है। तो ये थे अलग अलग टॉपिक जिसकी वजह से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते थे कि कैसे पता करें कि HIV है पर्सन को या नहीं। अब बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, जो किसी पेशेंट को बचा सकता है इस HIV एड्स से। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपके लिए यही लिखी है कि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर, यानी कि देखभाल ही सबसे बहुत अच्छा तरीका है किसी भी बीमारी से बचने का। उसके बाद जो है सेकंड थर्ड फोर्थ जो है इसके अलग अलग टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हम कैसे पता करते हैं, मतलब कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये एक लेबोरेटरी मेथड्स हैं, ये हॉस्पिटल में होती हैं, या नॉर्मली घर पे नहीं कर सकते हम। जैसे इसमें प्रोटेज इनहिबिटर भी केमिकल्स के एंजाइम्स के यूज़ किया जाता है, जो इंटीग्रेज इनहिबिटर होते हैं, हार्ट हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर हैं, इनका अलग अलग तरीके से यूज़ करके हम रेट्रोवायरस को ख़त्म कर सकते हैं। रेट्रोवायरस क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस, रेट्रोवायरस का जो ग्रुप ऑफ वायरस वही HIV है। तो रेट्रोवायरस में अगर प्रोटीएज है तो प्रोटीएज इनहिबिटर का यूज़ करके हम उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। इंटीग्रेज है तो इंटीग्रेटर इनहिबिटर को भी यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसको भी हम यूज़ करके, इनहिबिटर का यूज़ करके उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर सपोज़ मान लेते हैं कि ये है वायरस, और वायरस का ये है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एक टाइप का वायरल प्रोटीन है, वायरल जीनोम है, ठीक है। अब ये वायरल जीनोम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर रहा है और क्या बनाता है, DNA ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ही ना हो, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो एंजाइम है वो एंजाइम ही नहीं हो, तो ये RNA DNA बनेगा ही नहीं, और जब DNA बनेगा ही नहीं तो वायरल प्रोटीन बनेगा भी नहीं, और वायरल प्रोटीन नहीं बनेगा तो अलग अलग टाइप की ह्यूमन की जो डिफिशियंसी है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सबसे अच्छी ट्रीटमेंट यही है कि अलग अलग टाइप के इनहिबिटर का यूज़ करके उनकी वायरस को ही ख़त्म कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक हार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें दोनों इनहिबिटर का यूज़ होता है, जैसे प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, दोनों ही आ जाते हैं इसमें। तो ये था हमारा आज का वीडियो एड्स के ऊपर। अगर आपको इसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उस पर भी मैं बिल्कुल एक अच्छा सा वीडियो ला के आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।